हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हुई है। 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। इन 10 वर्षों में आंकड़े कुछ भी प्रस्तुत किए जाए, लेकिन वो सच्चाई से काफी दूर है। सरकार न तो टीवी से चलती है, न अखबार से चलती है। सरकार जनता के भरोसे से चलती है, और लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जज्बाती जुमलों के सहारे 2014 और 2019 का चुनाव जीत लिया गया। जनतंत्र टीवी के खास कार्यक्रम कहिए नेताजी में आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी के पास। आइए इनसे बात करते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर किस तरह की गठबंधन की तैयारी चल रही है और क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग जनता के बीच जाएंगे। सांसद जी, 2024 का चुनाव तीसरे चरण में आगरा में होना है, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। देखिए, मुद्दे वही पुरानी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हुई है। 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। इन 10 वर्षों में आंकड़े कुछ भी प्रस्तुत किए जाए, लेकिन वो सच्चाई से काफी दूर है। सरकार न तो टीवी से चलती है, न अखबार से चलती है। सरकार जनता के भरोसे से चलती है, और लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जज्बाती जुमलों के सहारे 2014 और 2019 का चुनाव जीत लिया गया। लेकिन सकारात्मक रूप से जो जनता महसूस करती है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। 10 साल की अगर बात करें तो लगातार देश के प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी जो है वो कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। हमने तमाम जो युवा है उनको लाखों की तादाद में जो है रोजगार भी उनको दिया है। युवा हमसे बहुत खुश है। महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना का जो है वो सिलेंडर दिया है। क्या लगता है कि इन इस सब चीजों सरकार ने रोजगार दिए नहीं, रोजगार छीने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग थी, सरकारी उपक्रम थे, सब प्रधानमंत्रियों ने उन सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। अकेले नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं तो मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। तो जब कोई सरकार के हाथ से कारखाना निजी हाथों में चला जाएगा, तो वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। सरकारी सेवाएं कहीं मिल नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जब किसी परीक्षा को कराती है, उससे पहले पेपर आउट हो जाता है। कहाँ मिल गया रोजगार? झूठा झूठा लफ्फाजी का बयान है, इसके सत्यता से कोई संबंध नहीं। अभी अगर बात करें तो 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आगरा आए थे और आगरा की धरती से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है, जो ओबीसी का 27% जो रिजर्वेशन है, उसको पीछे के रास्ते से जो है मुस्लिमों को देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उनका जो मुस्लिम प्रेम है, वो कहीं न कहीं जाग रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराया है। कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ नरेंद्र मोदी। ये जो बात करते हैं, ये बात किसी प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। इनका हर काम बिलो डिग्निटी है, और प्रधानमंत्री के बोलने का जो स्तर है बहुत ही घटिया है। अगर बात करें, जैसे कि अभी वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 युवाओं की जोड़ी पहले भी हमने देखी थी, एक बार फिर 2 युवा, यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो एक बार फिर से साथ में आए हैं, इस बार भी जोड़ी उनकी फ्लॉप रहेगी। नहीं नहीं, जोड़ी तो संसार सार्थक रहेगी। और वो बहुत गलतफहमी का शिकार है। जो परंपरागत वोट था बीजेपी का, वो सब बीजेपी का वोट टूट गया है। जन विद्रोह है एक तरह से। और मैं समझता हूँ इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं। अभी जब देश के प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 बार इससे पहले आ चुका हूँ और जब भी मैं आया था तो कुछ न कुछ लेकर आया था, कुछ देने के लिए आया था, लेकिन इस बार माँगने आया हूँ। क्या किस तरह से देखते हैं पहले इस इसकी बयान को? समीक्षा हो जाए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए और क्या क्या मिल गया है। इस बार तो वो लेने आए हैं, देने नहीं आए। दे क्या गए? जितने कमिटमेंट्स उन्होंने किए, वादे किए, सब अधूरे हैं, झूठे हैं, पूरे हुए नहीं आज तक। तो वो लेने ही आते हैं, देने कुछ नहीं आते। अखिलेश यादव भी या कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार दोनों ही दल जो है, या अगर कहें पूरा गठबंधन जो है, बेरोजगारी और महँगाई के मुद्दे पर पार्टी को घेरता है। यही जनता की जुड़ी जिंदगी से जुड़े हुए अहम मसले हैं। और मैंने पहले आपसे कहा कि सरकार आंकड़ों से नहीं चलती, सरकार जनता के भरोसे से चलती है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, चारों तरफ त्राही त्राही है। और इस बार निश्चित रूप से जो जन आक्रोश है वो बीजेपी के खिलाफ है। अगर बात करें तो अभी जैसे योगी जी भी जब आए थे तो योगी जी ने साफ तौर पर कहा था कि हम जो है वो माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रेम है वो माफियाओं के साथ है। अभी जब मुख्तार की जब मौत हुई तो उसकी कब्र पे जो है फांसियां पड़ने लगी। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, जनता खुद को महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी अच्छी है। यहाँ तक माफियाओं का सवाल है। दुर्भाग्य ये है कि जो उनके साथ रहता है वो तो देवता हो जाता है, हमारे साथ में होता है वो माफिया हो जाता है। तो ये जो जिन लोगों को ये देवतुल्य समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता भली भांति जानती है
तमाम लोगों के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, और जो लोग इनके पास चले गए वो कितने भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हो, उनका कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के नापने की परिभाषा ही अलग है। अगर बात करें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा, लगातार जो है उनके जो मंत्री थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों या संजय सिंह जो अभी जमानत पे बाहर है, खुद जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल में है। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, बीजेपी क्या कहती है, ईडी के पास क्या तथ्य है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात को स्वीकार नहीं कर सकती। और मैं समझता हूँ सब मैनेज्ड है, क्योंकि बीजेपी कहीं ठहरती नहीं है दिल्ली में, और उनकी ये गलतफहमी है कि हम इनका शोषण करेंगे, इन पे अत्याचार करेंगे तो शायद कहीं बीजेपी की ताकत में इजाफा हो जाए। हिंदुस्तान की जो मिट्टी और यहाँ का जो चरित्र है वो ये है, तो जो ज्यादा पिटता है उसके साथ ज्यादा सहानुभूति हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जेल से रह करके बीजेपी बना रहे हैं। आप लगातार पिछले 5 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं, ज़मीन से जुड़ा आपको कहा जाता है। आप पूरे देश के अंदर घूम-घूम कर जो है देख रहे हैं, कैसा माहौल आपको नज़र माहौल बीजेपी के खिलाफ है, और मैंने आपसे कहा कि अतिवाद चाहे जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर, अतिवाद की उम्र लंबी नहीं होती। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बीजेपी को कुछ फायदा हो गया था, लेकिन बाद में बीजेपी बहुत नीचे गिरी। 10 वर्षों में इन्होंने जज्बात के सारे राजनीति कर ली। अब असल और बुनियादी सवाल रोटी का सवाल है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय पूरा वातावरण बीजेपी के खिलाफ। अगर बात करें कि अब चूँकि तीसरे चरण में आगरा में चुनाव होना है, अपना गठबंधन से प्रत्याशी आगरा शहरी सीट पर भी है और फतेहपुर सीकरी में भी है। क्या लगता है? पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव हो गया, अब तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। हर चरण में हमारी बढ़त होगी, समय गठबंधन की बढ़त होगी। तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जहाँ से सत्ता निकलती है वहीं से इनका अस्त होने वाला है, इनकी सत्ता का। और हम आश्वस्त हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में करेगा। अभी जब प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने राजस्थान की सरकार पर साफ तौर पर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो एक व्यक्ति था, उसने बताया है बीजेपी को कि जो राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उसमें गहलोत सरकार संलिप्त। और राजस्थान में पेपर जो लीक हुआ उसमें गहलोत सरकार सम्मिलित थी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं उसमें योगी सरकार संलिप्त नहीं है। ये दो मानक अलग अलग कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री संलग्न थे और यहाँ के मुख्यमंत्री दूध के धुले, ये सब बेकार की बात है, ये दोहरा चरित्र है। अगर मणिपुर लगातार विपक्ष जो है मणिपुर को लेकर घेरता है, तो भाजपा जो है वो बंगाल को लेकर घेरती है। क्या लगता है दोनों ही राज्यों में? मणिपुर में नंगा नाच हुआ, सब लोग जानते हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, जनता क्या सोचती है, जनता का निर्णय सामने आ जाएगा। बीजेपी क्या कहती है एक अलग सवाल है, लेकिन अब तो अंतिम निर्णय जनता को करना है। मैं समझता हूँ जनता ममता का ही साथ देगी। अच्छा, आप बताइए कि आप लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मीटिंग्स भी कर रहे हैं, पार्टी के लोगों से भी आपकी बातचीत होती है। कितनी सीटें इस बार उम्मीद है? मैं नहीं कह सकता कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। तो कन्फर्म है कि इस बार गठबंधन जो है सरकार बना रहा है। अच्छा, अभी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश जी जब गठबंधन के साथ थे, अब अलग हैं। कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ बीजेपी को नुकसान न हो रहा हो। हर प्रांत में बीजेपी नीचे जा रही है और इंडिया गठबंधन की बढ़त। अभी कुछ दिन पहले जब हम भाजपा के एमएलसी हैं विजय से भरे, उनके पास जब गए थे, तो वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन के पास कुछ है ही नहीं, ये जनता के बीच किस मुँह से जाएँगे? जनता के बीच मुंह से हम ही जा रहे हैं, ये जाने लायक नहीं है। कोई क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन जनता की जो नब्ज है और जो जनता में जाने के बाद समझा जा रहा है और देखा जा रहा है, इस बार जन विद्रोह है। सब सामाजिक गणित टूट रहे हैं, और ये चुनाव जज्बात पर नहीं हो रहा है, ये चुनाव फिर रोजी रोटी पर हो रहा है, बेरोजगारी पर हो रहा है, और जो राजनीति के सही मानों में मुद्दे हुआ करते थे उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जज्बात का स्टैंड नहीं कर रहा मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी जो है वो कहती है कि कांग्रेस और गठबंधन की अगर सरकार अगर आती है, तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। है। वही कह रहा हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया भाषा ये बोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचा दी इन्होंने राजनीति। राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई मतलब नहीं है, ये मर्यादित नहीं है, अपनी मर्यादा को भूल गए। तो ये थे रामजीलाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। इनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, वो बिल्कुल अलग है और इस बार जनता के बीच विद्रोह है और ये विद्रोह भाजपा को भारी पड़ेगा और गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। बहरहाल
4 जून को आने वाले नतीजे सरकार किसकी बनाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी दल अपने जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। जनतन टीवी के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल।